हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज स्टडी। हम इकोनॉमिक्स के सीरीज़ में नेशनल इनकम पढ़ रहे थे। तो नेशनल इनकम में हम पिछली क्लास में ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम देख चुके थे, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स और फाइनल गुड्स के बारे में हम देख चुके थे, और टू सेक्टर इकोनॉमी में भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम देख चुके थे। आज के इस क्लास में हम अंडरस्टैंड करेंगे मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जिसमें है वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। इसी के साथ इसमें हम देखेंगे एग्रीगेट रिलेटेड नेशनल इनकम और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी। ये सारी चीज़ें एट मार्केट प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट पे हम देखेंगे। इसी में हम रियल फ्लो एंड नॉमिनल फ्लो को भी अंडरस्टैंड करेंगे, और व्हाट इज़ जेडीपी डिफ्लेटर इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए चलते हैं। डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी की बात करते हैं सबसे पहले। तो डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है किसी कंट्री की? तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? एक पॉलिटिकल व्यू के अकॉर्डिंग होती है, जो कि होती है द एरिया एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट इन विच पर्सन्स, गुड्स, कैपिटल सर्कुलेट, मूव फ्रीली। ये सारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। इट इंक्लूड्स political frontier including territorial waters and air space, embassies, consulates, military bases, country located abroad। ठीक है, इसके बाद ships, aircraft etc operated by the resident of the country between the two or more countries। ये सारी चीज़ें किस में आती है? डोमेस्टिक टेरिटरी में आती हैं। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या है। तो देखिए, आपको पता होगा आपकी ये कंट्री है इंडिया, तो इसके अंदर जितना भी आप पॉलिटिकल बाउंड्री देख रहे हो, तो ये तो इसकी डोमेस्टिक टेरिटरी रहेंगी ही रहेंगी। इसके साथ ये जो पॉलिटिकल बाउंड्री आपने बनाई है ये कंट्री की, ये जितनी भी बाउंड्री है इसके अंदर ये डोमेस्टिक टेरिटरी है। और इसके साथ साथ इसके अलावा भी वो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है इंडिया की, जो कि है फॉरेन में हमारी जो एम्बेसीज़ होती है, जैसे कि यूएसए में एम्बेसी है, ब्राज़ील में एम्बेसी है, चाइना में हमारी एम्बेसी है। तो ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। इसके अलावा अगर हमारी एम्बेसी के अलावा हमारी कोई भी जो मिलिट्री बेसेस है अदर कंट्रीज़ में, वो भी हमारी एम्बेसीज़ के पार्ट होते हैं। जैसे कि यूएसए के बहुत अलग अलग कंट्रीज़ में मिलिट्री बेसेस है, तो वो सारे किसके? यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट है। वैसे ही अगर इंडिया के अलग अलग कंट्रीज़ में एम्बेसी जो बेसेस है मिलिट्री बेसिस, तो वो भी हमारी एम्बेसी का पार्ट है। इसके बाद साइंटिफिक रिसर्च के भी बेसिस अगर हमारी दूसरी कंट्री में है, तो वो भी हमारे जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसका पार्ट है। जैसे कि हमारा अंटार्कटिका में मैत्री जो है वो हमारा क्या है? बेस है, जिसमें हम रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च बेस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। इसके अलावा हमारी कंट्री से कोई भी नागरिक अगर शिप लेके निकला है, जहाज़ लेके या एयरक्राफ्ट लेके निकला है, और वो दूसरी कंट्री में जा रहा है, तो वो भी हमारे क्या? डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। या लोग यहाँ से यहाँ जा रहा है या शिप लेके यहाँ से इधर जा रहा है, तो भी ये हमारी क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि जो ये शिप है वो किसका है? इंडिया का है। ओके, सो आप अब अंडरस्टैंड कर चुके हो। अब डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं। इज़ द सम ऑफ फैक्टर इनकम अर्न विथ इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री वेदर बाय इट्स रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट्स। अब हमारी जितनी भी डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर जितने भी लोगों ने जितना भी पैसे को अर्न किया है, जितना भी काम करने के बदले, तो वो सारा क्या होंगी? हमारी डोमेस्टिक इनकम होंगी। और डोमेस्टिक इनकम को हम किससे डिनोट कर देते हैं? एनडीपीएफसी से हम डिनोट करते हैं। तो ये सारा क्या होगा? हमारा डोमेस्टिक इनकम होगी। कितनी? जो भी हमने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न की वाली है। ठीक है, जो कि इंडिया का पार्ट और उसके अलावा भी बाकी जगह पे जो हमने अर्न किया हुआ है। ठीक है, ये ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, जाने दो, है ना।
अब नॉर्मल रेसिडेंस की बात आती है कि नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है। तो नॉर्मल रेसिडेंट वो पर्सन होता है जो इंडिया का लोकल रेसिडेंस हो या फिर किसी अदर कंट्री से आया हो, अदर कंट्री का सिटीज़न हो, और जो यह 1 साल से अधिक इस कंट्री में इंडिया में रुका हुआ हो और यहाँ पे उसका इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है वो भी यहीं पे हो, इसी कंट्री में हो, तो वो हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंस कहलाएगा। ए पर्सन और इंस्टीट्यूशंस हु इकोनॉमिकली इंटरेस्ट लाई ऑन द कंट्री इन विच ही लिव्स, इट इंक्लूड्स सिटीजन of our country who normally resides in the country and whose economic interests lie in the country. Clear? Citizens of other countries who live in our country other than those for studies or medical treatment for 1 or more years whose economic interest lies in the country. अब जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी 1 साल से ज़्यादा अगर कोई पर्सन रहता है 1 ईयर, ठीक है, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इसी कंट्री में बन रहा है, तो वो क्या होगा, वो कहलाएगा वहाँ का नॉर्मल रेसिडेंस। और इसमें एक्सक्लूड कर दो कि जो स्टूडेंट है, क्योंकि वो भी इकोनॉमिकल इंटरेस्ट उनका यहाँ नहीं होता है, और जो मेडिकल ट्रीटमेंट पे आए वो भी, उनको भी एक्सक्लूड किया जाता है। और सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड इन आवर कंट्री, अगर हमारी कंट्री में किसी फॉरेन कंट्री की एम्बेसीज लोकेटेड है और वो हमारी कंट्री के नागरिक ही वहाँ काम कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लोकल नॉर्मल रेसिडेंस कहलाएंगे। ठीक है, हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंस तो होंगे ही, फॉरेन कंट्री के 1 साल से ज़्यादा रहे वाले जो कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनका यहाँ बन रहा है वो लोग, और हमारी ही कंट्री के लोग जो फॉरेन की एम्बेसी में हमारी ही कंट्री में काम कर रहे हैं, वो भी हमारे यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट्स कहलाएंगे। अब इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होते हैं, या फिर आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ए पर्सन हु इज़ लिविंग इन द इंडिया एंड वर्किंग फॉर द USA एम्बेसी, है ना, ही इज़ अ नॉर्मल रेसिडेंस और नॉट। तो आपको रीज़न देना है और साथ ही साथ उसका येस और नो में आंसर देना है, और साथ ही साथ उसका रीज़न भी देना होगा। तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल रेसिडेंस क्या होता है। तो आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर चुके हो कि नॉर्मल रेसिडेंस क्या होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की बात करें तो इसको हम डिनोट करते हैं NNPFC से। ठीक है, इज़ द सम ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री, ठीक है, वेदर इट इज़ डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड इट। ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंस के द्वारा जो अर्न किया हुआ मनी है, और जो कि चाहे वो इंडिया का हो या फिर आउटसाइड हो, वो सारे हो जाएगा। NNPFC इक्वल्स टू NDPFC प्लस NFIA। NFIA क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA, net factor income from abroad. Net factor income from abroad is denoted as, net factor income equals to factor income from abroad minus factor income to abroad. अब इट मीन्स देखो, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग फॉरेन कंट्री के काम कर रहे हैं, और हमारी कंट्री के भी बहुत सारे लोग कहाँ गए, फॉरेन कंट्रीज़ में गए हुए हैं। ठीक है, अब जितने भी हमारे देश के यहाँ पे हमारे देश के फॉरेन कंट्री में काम कर रहे हैं, उनके द्वारा जो अर्न किया हुआ मनी है, ठीक है, वो, और हमारे कंट्री में जो फॉरेन कंट्री के काम कर रहे हैं उनके द्वारा अर्न किया जो मनी है, ठीक है, तो हमने जो मनी उनको दिया और ये लोग कहाँ ले गए, बाहर ले गए, और फॉरेन कंट्री के जो कर रहे थे वो क्या लिया, हमारी कंट्री में लाया। तो इसको हम बोलेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो हमने अब्रॉड को दी है, और इसको हम बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हम क्या करेंगे, इसमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो ये आ जाएगा जो नेट फैक्टर बताया जाएगा कि हमारे को फॉरेन कंट्री से कितनी इनकम मिली हुई है। तो इसको भी हम जोड़ देते हैं NNPFC में। ठीक है, NDPFC में अगर हम NNPFC को जोड़ेंगे तो ये चेंज हो जाएगा NNPFC में। ठीक है, इसके बाद आ जाता है रियल GDP और नॉमिनल GDP की बात। तो GDP ऑन द बेस ईयर प्राइस और कांस्टेंट प्राइस
दैट इज़ योर रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी ऑन द बेस ऑफ करंट ईयर प्राइस, दैट इज़ नॉर्मल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, राइट। तो रियल जीडीपी क्या है आपकी, जो करंट बेस ईयर प्राइस पे या कांस्टेंट प्राइस पे आपकी कैलकुलेट की जाती है, वो आपकी रियल जीडीपी होती है। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, ये करंट ईयर प्राइस पे कैलकुलेट की जाती है। अब इसमें अंतर क्या है, देखो आपका एक ईयर में, पूरे ईयर में जो भी आपने एक बेस प्राइस निकाला और उस बेस प्राइस पे क्या कर रहे होंगे आप पुराने बेस ईयर से उसकी इनकम को कैलकुलेट करोगे, कितना इंक्रीज़ हुआ, कितना डिक्रीज़ हुआ, ये सब आप अनुमान लगाओगे। लेकिन ये होगा हमारा रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी मतलब करंट ईयर में ही आप एक ही साल में, देखो आज इस मंथ में जो प्राइस है वो अलग होगा, नेक्स्ट मंथ प्राइस होगा, तो उसमें एक कोई प्राइस आप चूज़ नहीं कर पाते हो और उसके बेस पे करंट ईयर में प्राइस को निकालते हो और जीडीपी निकालते हो, वो आपकी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी होती है, ठीक है। रियल डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ बेटर इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब देखो जो रियल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी है, बहुत बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई रियल जीडीपी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, रियल जीडीपी इज़ बेटर इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तो आपको रीज़न देना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी डेफिनेशन लिखोगे रियल जीडीपी की, जीडीपी ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइस और कांस्टेंट प्राइस, दैट इज़ योर रियल जीडीपी। अब इसका रीज़न क्या है, रीज़न यह है रियल जीडीपी इज़ कैलकुलेटेड ऑन कांस्टेंट प्राइस फर्स्ट, ठीक है। कांस्टेंट प्राइस पे एक निकाली जाती है रियल जीडीपी, देयरफॉर इट डज इंक्लूड प्राइस चेंज एंड इंडिकेट्स एक्चुअल चेंज इन द क्वांटिटी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल फॉर द पीपल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये इंक्लूड करती है प्राइस का, जो कि एक्चुअल में इंडिकेट्स करता है कि क्वांटिटी में और प्रोडक्शन में कितना चेंज आया। आप प्रीवियस ईयर को चेंज को मापोगे तो कैसे मापोगे, कि जो एक्चुअल प्राइस है उसी से माप पाओगे ना, राइट। तो इसीलिए क्या होता है, रियल जीडीपी को क्या किया जाता है, हम एज अ वेलफेयर इंडेक्स के रूप में यूज़ करते हैं, वेलफेयर इंडेक्स के रूप में यूज़ करते हैं किसको, रियल जीडीपी को। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो बताता है एक कांस्टेंट प्राइस को बताता है, देयरफॉर इंक्लूड्स प्राइस चेंज, और ये प्राइस चेंज को इंक्लूड कर चुका होता है और इसीलिए वो क्वांटिटी और प्रोडक्शन में कितना चेंज आया उसको इजीली बता पाता है, ठीक है। और इसीलिए हम इसे इंडेक्स ऑफ वेलफेयर भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका जीडीपी डिफ्लेक्टर, या इसको हम बोलते हैं प्राइस इंडेक्स। जीडीपी डिफ्लेक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। जीडीपी डिफ्लेक्टर इज ऑल्सो नोन एज प्राइस इंडेक्स। अब प्राइस इंडेक्स एट जीडीपी डिफ्लेक्टर इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। आपसे एमसीक्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, तो बी अवेयर अबाउट दैट कि आपको इसके जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपसे इसमें नॉमिनल जीडीपी भी पूछा जा सकता है, तो नॉमिनल जीडीपी का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, एन जी, है ना, एन जी। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होगा, जीडीपी डिफ्लेक्टर इनटू रियल जीडीपी और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए रियल जीडीपी का, तो रियल जीडीपी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी, अगर रियल आर जी कर देते इसको, रियल जीडीपी का फॉर्मूला पूछा जाए तो नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेक्टर, ठीक है ना, और फिर क्या हो जाएगा इनटू 100 हो जाएगा, एन जी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेक्टर इंटू 100, ये हो जाएगा रियल जीडीपी का फॉर्मूला। तो आप इसको इंटरचेंज करके कर सकते हो, ठीक है। ठीक, अब इसके बाद मैं बताता हूँ कि कैसे आप ग्रॉस से नेट में कैलकुलेट करोगे और कैसे इससे करोगे। चलिए तो अब देखते हैं। देखो, अगर आपको कैलकुलेट करना है, अगर आपको ग्रॉस से कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले क्या लिखोगे,
ग्रॉस से नेट पे जाना है, ठीक है, और ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस करोगे आप क्या, डेप्ट, ठीक है, और यहाँ से यहाँ जाना है तो क्या करोगे, प्लस करोगे डेप्ट। डेप्ट मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन, ठीक है। और हम नेक्स्ट बात करते हैं डोमेस्टिक। डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो क्या करेंगे, प्लस NFIA, और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो माइनस NFIA। ये आप समझ जाओगे जब आप क्वेश्चन करोगे। NFIA क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसके बाद आता है हमारा क्या, MP, जिसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, और FC जिसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो माइनस क्या करते हैं हम, NIT होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो प्लस क्या करेंगे हम, NIT, ठीक है। तो ये आप अच्छे से लिख लोगे अपने नोटबुक में कि क्या किससे हम प्लस और माइनस करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन को हम माइनस कर देंगे, नेट से ग्रॉस जाने के लिए डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के प्लस NFIA, और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए माइनस NFIA, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए माइनस NIT, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए प्लस NIT को करेंगे, ठीक है। अब देखो इसी से सारे फॉर्मूले बनते हैं, जो कि है ये नेट प्लस डेप्रिसिएशन ग्रॉस हो जाएगा, ठीक है, N प्लस D और क्या हो जाएगा, ग्रॉस हो जाएगा। यही सब बताया गया अभी मैंने, जो कि आपको बहुत सिंपल वे में अंडरस्टैंड कर सकते हो आप, है ना। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अब नेट इनडायरेक्ट क्या है, टैक्स क्या है, NIT। NIT होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज़ को माइनस कर देंगे तो आप NIT को निकाल लोगे। वैसे ही आपका क्या होता है कि जो मार्केट प्राइस होता है वो तो आपने देख लिया, फैक्टर क्लॉस प्लस NIT मार्केट प्राइस हो जाएगा, और फैक्टर क्लॉस टिक लोगे मार्केट प्राइस माइनस NIT कर देंगे। NIT क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। और NFIA आप अंडरस्टैंड कर चुके हो कि ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है हमारा जो NIT है। NIT में आपको इसकी जगह आ सकता है कि इनडायरेक्ट टैक्स ना दे के GST दिया हुआ हो, है ना, और GST दिया हुआ, GST भी क्या है, जिस GST को भी हम इनडायरेक्ट टैक्स बोल सकते हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्ट टैक्स का ही टाइप है, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी इंक्लूड हमारी इकोनॉमी में चल रहा है, ठीक है। डबल काउंटिंग की बात करें तो इट मीन्स जो गुड्स है उनको हम क्या करते हैं, सभी का गुड्स की इनकम को प्लस करते हैं तो भी हमारी नेशनल इनकम निकलती है। तो डबल कॉन्स्टेंट की बात करें तो देखो हमने जैसे कि मान लो चाय बनाने का ठेला खोला। अब चाय बनाने के हुए हमने क्या किया कि वहाँ पे जो दूध लाया, अब उसका ऑलरेडी कहीं ना कहीं इंक्लूड कर लिया है नेशनल इनकम में कहीं ना कहीं, और उसी को हमने फिर से यहाँ पे इंक्लूड कर लिया कि हमने चाय बना के बेची, उसको भी इंक्लूड कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी। पहले दूध को यहाँ इंक्लूड कर लिया, अब चाय बना के बेची, उसको भी इंक्लूड कर दिया, तो ये डबल काउंटिंग है, ठीक है। तो देखो इट मीन्स द एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मोर देन द वन, ठीक है, एक से ज़्यादा बार को एस्टिमेट कर दिया जाता है गुड्स की वैल्यू को, ठीक है। एग्जाम्पल, टेकिंग अ वैल्यू ऑफ वीट एंड फ्लोर। हाँ, फ्लोर जो वीट जो है इंटरमीडिएट कॉस्ट है किसी का, और उसी का गेहूं का जो आटा बन गया, और आटा को वीट का भी प्राइस को इंक्लूड कर लिया और आटे के भी प्राइस को इंक्लूड कर लिया, ठीक है। सेपरेटली वाइल द एस्टिमेटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ अ ब्रेड, अब ब्रेड बनाया उससे उसको भी इंक्लूड कर लिया, तो ये क्या होगा, आपके डबल काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है। अब मेन आ जाते हैं हम जो कि मेथड्स है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम की जो मेथड है। तो सबसे पहली मेथड जो है वो प्रोडक्ट मेथड है, जिसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है ना, वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं।
अब इस मेथड में क्या किया जाता है, जितनी भी वैल्यू में एडिशन होता है, इंटरमीडिएट मतलब कि आपने मान लो कि आपने क्या खरीदा, वीट खरीदा है ना, और वीट का फ्लोर बनाया है ना, और फ्लोर बना के आप बेच रहे हो, तो वीट आपने 1000 का खरीदा और फ्लोर आपने बेचा कितने का, 15,000 का, ठीक है, या 1500 का, ठीक है। 1000 का आपने क्या खरीदा, फ्लोर जो वीट खरीदा, और 1500 का आपने क्या बेचा, फ्लोर बेचा। तो इसमें जो 500 को वैल्यू को ऐड किया गया है, तो इसी को ऐसी ही वैल्यू को ऐड कर करके क्या किया जाता है, हम वैल्यू एडेड मेथड से क्या करते हैं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। या हर प्रोडक्ट में हो जाएगा, हर प्रोडक्ट में इंटरमीडिएट कॉस्ट लगती है, और उसी के साथ हम वैल्यू एडेड मेथड को इसमें सॉल्व करते हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड में सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, जो सबसे पहले हम करेंगे जीडीपी एमपी, इससे जो कैलकुलेट होता है जिसको हम बोलते हैं जीडीपी एट एमपी होता है, ठीक है। जीडीपी एमपी कैलकुलेट होता है। अब जीडीपी एमपी कैलकुलेट होता है और इसी को हम बोलते हैं क्या, जीवीएमपी भी बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं जीवीएमपी। अब जीवीएमपी का फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये इसका फॉर्मूला है किसका, जीडीपी एमपी का, है ना, या ग्रॉस वैल्यू एडेड का। अब जितना भी आपने सेल किया और उसके बाद आपका जो कॉस्ट लगा, है ना, आपने मान लो 1000 की सेलिंग करी, है ना, बेचा, और आपने जो सामान खरीद के लाया था वो कितने का लाया था, 800 का लाया था, और इसको बनाने के बाद का बेचा, तो आपका माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू एडेड कितनी हुई इसमें, 200 की हुई। तो ये जो 200 है यही वैल्यू एडेड है, समझे। तो यही आप इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें फिर अलग अलग चीज़ें आ जाती है, जैसे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट होता क्या। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट में आ जाएंगे आपके सेल्स और चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक क्या होगा, चेंज इन स्टॉक होगा आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको दिखाया था चेंज इन स्टॉक के बारे में, ठीक है। तो उसमें क्या बताया था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक कर देंगे, तो वो आपका चेंज इन स्टॉक हो जाएगा। सेल्स क्या है, जितना भी ना आपने सेल किया, सेल टू द अनदर फर्म, सेल टू हाउस होल्ड, सेल टू रॉ और एक्सपोर्ट, जितना भी आपने सेल किया वो सारा सेलिंग हो जाएगा। बस चेंज इन स्टॉक की बात करते हैं तो चेंज को किससे डिनोट करते हैं, इस साइन से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, चेंज का मतलब क्या है कि बदलाव कितना हुआ। मान लो आपके ईयर के स्टार्टिंग में आपके पास कुछ ना कुछ पुराना रहा होगा स्टॉक, तो ईयर के स्टार्टिंग में जो स्टॉक था वो 100 था, और ईयर के एंड में जो आपके पास स्टॉक बचा वो 500 हो गया, ठीक है। तो आपने इस पूरे ईयर में जो चेंज कितना किया, क्योंकि जीडीपी क्या है, जीडीपी तो आपके 1 ईयर का एस्टिमेशन को बताती है, राइट। तो आपने इस पूरे ईयर में जो कितना, अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या हुआ कि 100 और 500, 100 था हमारा क्या ओपनिंग स्टॉक और 500 था क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है उसमें से हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे। तो ओपनिंग स्टॉक कितना था हमारा, जो कि था हमारा है ओपनिंग स्टॉक 100 और क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 500। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब देखिए कि नेक्स्ट स्टेप में हम 500 जो है उसको हम माइनस कर देंगे किससे, 100 से। तो 100 से हमने माइनस किया जो कि हमारा कितना आ गया, 400, ठीक है। तो चेंज इन स्टॉक हमारा कितना आ जाएगा, चेंज इन स्टॉक आ जाएगा हमारा जो कि है 400, ठीक है। 400 चेंज इन स्टॉक आ गया। इसके अलावा जो है, इसके अलावा हमारा जो इंटरमीडिएट कंजप्शन है, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन को हम किस किस वे में दिखाते हैं उसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो जो चेंज करेंगे जीडीपी एमपी को हम चेंज करेंगे एनएनपी एफसी में, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो हमारे पास क्या है, जीडीपी एमपी है ना, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या, एनएनपी एफसी निकालना है। तो हमने क्या देखा, जी को एन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, जी को एन में चेंज करने के लिए, देखो ये जी है ये एन है, ठीक है। ये जी को एन में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या माइनस डेप कर दिया,
ठीक है। अब माइनस डेप किया, उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे देखो, अब इस डी को एन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डी को एन में चेंज करने के लिए प्लस एन एफ आई ए, प्लस एन एफ आई ए, ठीक है। अब ये कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास पी तो सेम है, एम पी को एफ सी में चेंज करना है, एम पी को एफ सी में चेंज करने के लिए माइनस एन आई टी, ख़त्म। ये हो गया सॉल्व। अब ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन एन पी एफ सी हो जाएगा, ख़त्म। इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। तो ये इसको अंडरस्टैंड करते हुए चलो। अब देखो नेक्स्ट वाला आगे क्या है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या रखता है कि इस मेथड जितनी भी होती है, हम कोई भी मेथड अगर पढ़ते हैं तो उसमें जो प्रिकॉशंस है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपसे पूछ लेंगे दिस इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट, गिव द रीजंस, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार आते हैं। 3 मार्क्स के लिए मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चंस आ ही रहे, ठीक है। जैसे कि चौक रजिस्टर आर यूज्ड बाय द टीचर, इज़ यूज्ड बाय अ टीचर, इट इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट। तो क्यों इसे इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में? नहीं, इसे नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि चौक एंड डस्टर यूज बाय टीचर इज़ अ इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। और हमने क्या देखा है, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कंजप्शंस आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। देखो अब प्रिकॉशंस क्या है, वैल्यू ऑफ सेल्स and purchase of second hand goods are not included in estimation of national income। second hand goods का जो परचेज होता है उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। उसका कारण क्या है, क्योंकि सेकंड हैंड पहली बार में जब हमने परचेज किया था, फर्स्ट टाइम में जो गुड्स को परचेज किया था, तब हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं इसे, ठीक है। तो सेकंड टाइम में जब हम परचेज करेंगे तो सेकंड हैंड गुड्स को, तो उसके प्राइस को इंक्लूड नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है डबल काउंटिंग होगी। सेकंड है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, डबल काउंटिंग फिर से, ठीक है। जो एस्टिमेशन है नेशनल इनकम का उसमें इंटरमीडिएट कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता। इंटरमीडिएट कॉस्ट मैंने आपको बताया कि वो कॉस्ट जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में लगने वाली कॉस्ट है, और उसके बदले जितने भी हमने गुड्स खरीदे हैं और वो सारे क्या होंगे, इंटरमीडिएट गुड्स होंगे, ठीक है। तो वो सारी कॉस्ट या इंटरमीडिएट गुड्स, उसके प्राइस को हम इंक्लूड नहीं करते किसमें, नेशनल इनकम में, ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन शुड बी इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब सेल्फ कंजप्शन के लिए हमने किसी भी प्रोडक्शन किया है, ठीक है, तो उसको भी हमने क्या किए करेंगे, इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में। रीज़न क्या है, प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी और कॉजेस इंक्रीजेज इन प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी। अब हमने जैसे कि वीट को प्रोडक्शन किया किसी फार्मर ने, और फार्मर उसको खुद के लिए यूज़ कर रहा है, तो उसे भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज़ कर रहा है कंट्री में, और साथ ही साथ उसको वो खुद यूज़ कर रहा है, तो इसका मतलब वो भी कहीं ना कहीं उस मनी को अगर खुद नहीं करता तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह से लेता, तो इसलिए उसको भी हम इंक्लूड करेंगे किसमें, नेशनल इनकम में, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। वॉलेंट्री वर्क डन बाय द कम्युनिटीज इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, नॉट फॉर इकोनॉमिक मोटिव। अब देखो किसी भी के द्वारा वॉलेंट्री वर्क किया जाता है तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिक मोटिव से नहीं करा जाता है ना, और वॉलेंट्री वर्क ऐसे ही किया जाता है बिना इकोनॉमिकली काम किए, ठीक है। डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। डोमेस्टिक सर्विसेज का मतलब है आपकी मदर है या ठीक है, या घर में कोई भी काम कर रहे हैं घर के लिए, अपने घर के लिए, या आप खुद कपड़े धुल रहे हो या खाना बना रहे हो, तो इसका मतलब ये इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि आप खुद का काम कर रहे हो और खुद के घर के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो और इसी के साथ ये किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, और इसके बदले आपको ना ही किसी प्रकार का क्या मिल रहा है, वेजेस मिल रही है, ठीक है। नॉट फॉर इकोनॉमिक मोटिव बट फॉर लव एंड अफेक्शन। लव एंड अफेक्शन से किया हुआ काम है, इसलिए इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। सेकंड है, नेक्स्ट है इम्पुटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ कंजप्शन हाउस
इज़ इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। अगर आपके पास खुद का हाउस है, खुद का घर है, तो उसको भी आप नेशनल इनकम में इंक्लूड करोगे। क्यों? क्योंकि आप खुद का घर नहीं होता तो दूसरे किसी रेंट पे रहते और उसके बदले आप कुछ ना कुछ पे करते, तो वही आपका खुद का घर है तो उसके रेंट को भी इंक्लूड किया जाएगा नेशनल इनकम में। रिवार्ड्स फॉर द फैक्टर सर्विसेज, आपको खुद को रिवॉर्ड है वो फैक्टर सर्विस के बदले, ठीक है, तो इसलिए इसे इंक्लूड किया जाएगा। परचेज ऑफ मशीनरी इज़ नॉट एस्टिमेशन इन कंजप्शन एज इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और सर्वाइवल, ठीक है। परचेज ऑफ मशीनरी इज़ नॉट इंटरमीडिएट कंजप्शन। अगर हम जो परचेज करते हैं मशीनरी का, वो इंटरमीडिएट कंजप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसको बहुत सालों तक यूज़ किया जाएगा, इसलिए इसे क्या किया जाता है, नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है ना। और इंटरमीडिएट, ये सारे क्या है, रीजंस है आपके, जो है प्रिकॉशंस है, जिसे हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, ये हमें बताते हैं। नेक्स्ट है आपका जो कि मेथड है आपकी इनकम मेथड। पहले ये अंडरस्टैंड कर लो कि कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर क्वेश्चंस देखेंगे तो बहुत इजी आपको लगेंगे, ठीक है। अब देखो इनकम मेथड की बात करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन काउंटिंग ईयर, ठीक। अब जितने भी एक काउंटिंग ईयर में नॉर्मल रेसिडेंस है उनके द्वारा जितनी भी इनकम को अर्न किया गया है, ठीक है, सम ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ कंट्री ड्यूरिंग अ काउंटिंग ईयर, दैट इज योर नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू दैट इज योर इनकम अकॉर्डिंग टू द इनकम मेथड। अब इनकम मेथड से आप कैलकुलेट करते हो तो आपको निकलता है NDPFC, ठीक है, NDPFC निकाला जाता है। अब इनकम मेथड में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो इनकम मेथड में सबसे पहले इंक्लूड किया जाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। ये तीन चीज़ें हैं जिसको इनकम मेथड में इंक्लूड किया जाता है। क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। याद रखना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब एम्प्लॉय को जितना भी कंपनसेशन मिला है, चाहे वो वेजेस के रूप में मिला हो या जितना भी उनको काम करने के बदले मिला हुआ है, वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब ये है कि आपने किसी भी चीज़ को अपनी रखा है और उसके बदले मिला हुआ जो मनी है वो आपके क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस। मिक्स्ड इनकम, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसके काम कर रहे हैं तो उसके बदले मिली हुई इनकम क्या है, वो मिक्स्ड इनकम है, ठीक है। क्योंकि वो तो अगर मान लो कोई दुकान चला रहा है तो वो किस में आएगा, ना कंपनसेशन में आएगा ना ऑपरेटिंग सरप्लस में आएगा, तो वो किस में आएगा, वो मिक्स्ड इनकम में आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो कंपनसेशन एम्प्लॉय के जो है वो चार अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें है वेजेस एंड सैलरी, ठीक है। वेजेस एंड सैलरी मतलब किसको मिल रही है वेजेस एंड सैलरी, कोई काम कर रहा है पर्सन उसको मिल रही है। पेमेंट इन काइंड, अब पेमेंट इन काइंड की बात करें तो पेमेंट इन काइंड आपको पता होगा कि जो पेमेंट इन काइंड का मतलब ये है आपने जो वर्क किया उसके बदले आपको जो मिला हुआ, जैसे कि आप कहीं वर्क कर रहे हैं और उसके बदले आपको फूड प्रोवाइड हो रहा है और हाउस मिला हुआ है, तो ये पेमेंट इन काइंड है। या आपको गाड़ी मिली हुई है, ठीक है, और वो चला रहे हो आप, तो यहाँ पे भी आपको पेमेंट जो मिल रही है वो किस में मिल रही है, किसी अदर फैक्टर्स में मिल रही है, राइट। तो वो अदर तरीके से जो पेमेंट मिल रही है जिसको हम बोलते हैं पेमेंट इन काइंड, ठीक है। जैसे कि आपको हाउस, घर मिल गया रहने के लिए, खाना मिल रहा है ना, और साथ ही साथ पेमेंट अलग मिल रही है, वो अलग है, ठीक है। तो ये सारा केस में आएगा पेमेंट इन काइंड, ठीक है। क्वार्टर में ली हुई है रहने के लिए ना, तो ये होगा पेमेंट इन काइंड। फिर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। अब सोशल सिक्योरिटी स्कीम की बात करें तो ये क्या होगा, जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम की बात करें तो जितना भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में दिया हुआ है एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन, जैसे कि पीएफ की बात करें, है ना, तो प्रोविडेंट फंड हम जो बोलते हैं, तो प्रोविडेंट फंड कौन देता है, गवर्नमेंट जो है प्रोविडेंट फंड में अपना जितनी भी सैलरी होती है लोगों की उसमें उसका कुछ परसेंट पीएफ काटती है। तो ये पीएफ क्या है, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, ठीक है। तो ये जो देती है वो है क्या है, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेंशन ऑन रिटायरमेंट,
अब जो पेंशन मिल रही है रिटायरमेंट पे, है ना, वो भी किसका पार्ट है? पेंशन मिल रही है रिटायरमेंट पे, वो भी किसका पार्ट है? वो भी है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब ये पेंशन मिल रही है तो क्या है, किसी ना किसी कारण से मिल रही है, आपने पहले वर्क किया उसके बदले जो पैसा जमा उसी पे मिल रही है, तो ये आपके काम के बदले ही मिल रही हुई पेंशन है, तो इसे भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करें तो 4 चीज़ें हैं। रेंट मिलेगा, आपने कोई लैंड है आपका, उसके बदले आपने किसी को दिया हुआ है तो उसके बदले जो रेंट मिल रहा है वो भी इंक्लूड करेंगे। रॉयल्टी, आपने किसी चीज़ की खोज करी है, आविष्कार किया है, उसको पेटेंट करवा लिया है और उसके में बदले आप जो ये कॉपीराइट है आपका, उसके बदले आपको जो इनकम हो रही है वो रॉयल्टी है। इंटरेस्ट की बात करें तो आपने जो जमा किया हुआ है पूंजी या फिर कैपिटल, उसके बदले जो आपको मिल रहा है वो इंटरेस्ट हो जाएगा। प्रॉफिट जो होता है कि आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर हो, है ना, उसके बदले जो जितना भी प्रॉफिट आप ले रहे हो वो है। तो प्रॉफिट को हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो है डिविडेंड होता है, ठीक है, एक होता है प्रॉफिट टैक्स होता है या कॉर्पोरेट टैक्स जिसको हम बोलते हैं, और तीसरा होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट को किसा डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड क्या होता है कि कंपनी में जितना भी प्रॉफिट हुआ उसको कुछ % हर इसी को दे दिया जाता है जो भी उसके शेयर होल्डर्स है, तो वो होता है डिविडेंड। प्रॉफिट टैक्स जो भी होता है, ठीक है, प्रॉफिट के बदले, है ना, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, बचा हुआ जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसे भी इंक्लूड कर लिया जाता है, ठीक है, नेशनल इनकम में, है ना। तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या, NDPFC। अब NDPFC को हम चेंज करेंगे किस में, NNPFC में, क्योंकि लास्ट में क्या निकालना है हमें, NNPFC निकालना है जो कि हमारा नेशनल इनकम। NDPFC हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, NNPFC। अब बस हमें D को N में चेंज करना है। क्या करेंगे, +NFIA, ये मैंने आपको बताया था। देखो ये क्या कर दिया, डोमेस्टिक को नेशनल में +NFIA कर दिया, बस ख़त्म, इतना सा सिंपल, ठीक है। अब देखो, है ना, ये आ गया। अब इसके जो प्रिकॉशंस है वो क्या क्या है, ठीक है। इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग, है ना, और स्मगलिंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। गैम्बलिंग और स्मगलिंग से जितनी भी इनकम हुई उसे इंक्लूड नहीं किया जाता है नेशनल इनकम में। क्यों? क्योंकि ये इनलीगल सर्विसेज है। गिफ्ट, स्कॉलरशिप, विडोज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ओल्ड एज पेंशन, चैरिटी, ग्रांट्स, ETC इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफ़र ऑफ इनकम है, ठीक है, या आपकी पॉकेट मनी जो है वो भी ट्रांसफ़र ऑफ इनकम है, इसे भी इंक्लूड नहीं किया जाता है नेशनल इनकम में। इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। जो सेकेंड हैंड गुड्स है, अभी हमने देखा जैसे कि उसकी सेलिंग को एस्टिमेट नहीं किया जाता है, ठीक है, नेशनल इनकम में। क्यों? क्योंकि डबल काउंटिंग है। इसके पहले वाली मेथड में भी सेम था यही पॉइंट, है ना, तो इसे भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, ETC आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ठीक है। क्यों? इसे भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। शेयर्स आपने खरीदे, उससे प्रॉफिट भी ले लिया, उसके सेल्स को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी कंपनी के जितना भी टर्नओवर है उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है, नॉन प्रोडक्टिव है ना, तो इससे प्रोडक्शन नहीं हुआ, प्रोडक्शन तो ऑलरेडी पहले ही इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम विंडफॉल गेन, ठीक है, इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब लॉटरी, विंडफॉल गेन का मतलब क्या है, आपने 10 रुपये की लॉटरी खरीदी और उससे आप दूसरे दिन 50 लाख रुपए जीत गए, तो 50 लाख जीत गए तो आपने कोई काम किया नहीं किया, तो उसके बदले भी जो ये विंडफॉल गेन है मतलब डायरेक्ट ऐसा लॉटरी के रूप में आपको मिल जाएगा, तो नॉन प्रोडक्टिव है, इसलिए भी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेड रेंट और सेल्फ ऑक्यूपाइड इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। अब जो भी रेंट है आपका, जिसके बदले आपने कोई किसी को घर दिया है और वो रह रहा है या फिर लैंड दिया हुआ है, तो उसके बदले जो रेंट है वो रिवार्ड है फैक्टर सर्विस के बदले, तो उसे इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम टैक्स इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम,
है ना। इनकम फ्रॉम टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इट इज़ द कंपल्सरी ट्रांसफ़र पेमेंट टू द गवर्नमेंट। तो टैक्स की जो इनकम है उसे भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि ये ट्रांसफ़र पेमेंट है किसको, गवर्नमेंट को, तो इसे भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, ओके। जो नेक्स्ट मेथड है जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज द सम ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग ए अकाउंटिंग ईयर। एक काउंटिंग ईयर में जितने भी एक्सपेंडिचर्स हुए हैं पूरे एक किसमें टेरिटरी में, उन सभी को प्लस कर देना, ये एक्सपेंडिचर मेथड में हम बोलते हैं। ठीक है, उसी से हम निकालते हैं क्या, NDP-FC। ठीक है, अब देखो कि यहाँ से उसी से हम निकालते हैं क्या, GDP-MP निकालते हैं। अब यहाँ से क्या कैलकुलेट होगा, GDP-MP। ठीक है, GDP@MP। ओके, अब इसमें क्या क्या होगा, हम कहाँ कहाँ जो एक्सपेंडिचर है वो करते हैं। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन में एक्सपेंडिचर होगा एक, ठीक है, जिसको हमने C से डिनोट कर दिया। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, जिसको G से डिनोट कर दिया। नेक्स्ट है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगा, GI से डिनोट कर दिया, है ना। और नेक्स्ट है हमारा क्या, नेट एक्सपोर्ट, X-M। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट मतलब X का मतलब होता है यहाँ पे एक्सपोर्ट और M का मतलब होता है इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा आपका एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन का मतलब, एक्सपेंडिचर का मतलब है कि प्राइवेटली आपने जितना भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया है, ठीक है, अब चाहे वो आपकी कोई कंपनी हो या हाउस होल्ड के द्वारा खरीदा गया, वो सब। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब गवर्नमेंट कहाँ कहाँ क्या कर रही है, खरीद रही है सामान को। ठीक है, तो उस पर जितना भी इन्वेस्टमेंट किया गया है वो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन है। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को दो तरीके से होता है, एक द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसी को चेंज इन स्टॉक बोलते हैं, जो कि प्रीवियस क्लास में हमने देखा। ठीक है, तो ये दोनों का जो सम है उसे हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और साथ ही साथ नेट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो नेट एक्सपोर्ट मैंने आपको बताया एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट होता है, कि हमने जितना भी क्या किया, फॉरेन कंट्री को सेल किया और वहाँ से जितना भी हमारी कंट्री में इंपोर्ट हुआ है उससे माइनस कर देंगे तो नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो ये भी हमारा किस में आ जाएगा, हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना हमने सेल किया। ठीक है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के क्या क्या पार्ट है। अब बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो सकता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड हो सकता है, ठीक है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें को इंक्लूड किया जाता है कि इसमें एक्सपेंडिचर मेथड में। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा क्या निकल गया, इससे निकल गया हमारा GDP-MP निकल गया। अब देखो यहाँ आ जाओ वापस से, अब GDP-MP को वही है, कैसे कैलकुलेट करेंगे फिर से, है ना। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, GDP-MP निकल गया और इसको हमको क्या करना है, NNP-FC में चेंज करना है। तो G को N में चेंज करने के लिए माइनस क्या करेंगे, डेप करेंगे, मतलब डेप्रिसिएशन। D को N में चेंज करने के लिए प्लस NFIA करेंगे। ठीक है, MP को FC में चेंज करने के लिए माइनस क्या करेंगे, NIT करेंगे। और इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा ये आंसर आपका। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि ये आपको देख रहा है, देख सकते हो, ग्रॉस से नेट में आए हम।
ठीक है, जी से एन में आए तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, ठीक है, ये माइनस कर दिया, ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिक से नेशनल में आए, डोमेस्टिक से नेशनल में आए तो प्लस क्या कर दिया हमने, NFIA को प्लस कर दिया, ठीक है। और MP से FC में आए तो MP से FC में आने के लिए क्या कर दिया, माइनस NIT कर दिया, ठीक। तो ये हमने क्या कर दिया, बहुत सिंपल है, इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके प्रिकॉशंस देख लेते हैं। इसके प्रिकॉशंस क्या है, तो एक्सपेंडिचर मेथड की जो प्रिकॉशन है, एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। डबल काउंटिंग, फिर से वही वाला पॉइंट है जो सेकेंड हैंड गुड्स के सेलिंग पे कोई नहीं इंक्लूड किया जाता। एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स बॉन्ड ETC इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ये भी वही पॉइंट है, ठीक है, नॉन प्रोडक्टिव। पहले हमने शेयर के बारे में बात करी। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट, गिफ्ट, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, है ना, पॉकेट मनी इज़ नॉट इंक्लूडेड। रीज़न नॉन प्रोडक्टिव और नॉट रिवॉर्ड प्रोडक्ट एक्टिविटी, ठीक है, ये भी हो जाएगा सेम, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, डबल काउंटिंग, फिर से इंटरमीडिएट गुड्स हम पहले ही ऑलरेडी देख चुके हैं। एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनल गुड इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ठीक है, फाइनल गुड में को इंक्लूड किया जाता है। इट कॉज इंक्रीज इन आउटपुट और प्रोडक्शन, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट is not included in national income. Reason it is compulsory transfer payment to the government. ये compulsory transfer payment है, इसलिए इसे include नहीं किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा GDP एंड वेलफेयर की बात करते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज इन GDP, है ना, और नेशनल इनकम में नॉट इंक्रीज इन द वेलफेयर ऑफ इकोनॉमी। तो GDP एंड वेलफेयर जो होता है, ज़रूरी नहीं है कि GDP में बढ़ी है तो हमारा नेशनल इनकम, ठीक है, इंक्रीज इन GDP और नेशनल इनकम में नॉट इंक्रीज इन द वेलफेयर ऑफ इकोनॉमी। GDP और नेशनल इनकम बढ़ी है तो वेलफेयर हो सोसाइटी का, ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? इन द फॉलोइंग केस इंक्रीज इन GDP में नॉट इंक्रीज इन द वेलफेयर। अब कारण क्या क्या हो सकते हैं उसको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GDP, इफ़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GDP इज़ अनइक्वल। मान लो GDP का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ एरिया में अच्छा है और कुछ एरिया में सही नहीं है। मान लो केरला बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, बिहार जैसा के वैसा है, ठीक है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GDP। पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हाई है तो उसके कारण सीधी सी बात है, ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा GDP होंगी, इंक्रीज इन GDP होगा। लेकिन एक्चुअल में क्या, वेलफेयर तो डाउन हो रहा है, ठीक है, मोर देन रेट इन GDP, है ना। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम भी होगी। इन्वायरमेंट एंड नेचर रिसोर्सेज, अब इन्वायरमेंट जो हो रहा है, अगर हमने क्या किया कि ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए बहुत सारा प्लांट्स लगाए, बहुत सारी, ठीक है, फैक्ट्री लगाई, बहुत अच्छी रोड बनाई, लेकिन क्या हुआ, इन्वायरमेंट हार्म हो गया। अब इन्वायरमेंट हार्म होगा तो मतलब वेलफेयर होगा हमारा इकोनॉमी का। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, जो इन्वायरमेंटल और नेचुरल रिसोर्सेज को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसके कारण भी इन्वायरमेंटल हार्म हो सकता है ना। कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ GDP, ठीक है, GDP इंक्रीजेज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ मोर हार्मफुल गुड्स, ठीक है। अब GDP इंक्रीज़ हो रही है तो टोबैको, लिकर, ये भी इंक्रीज़ हो रहा है ना। ज़्यादा दारू बिक रही है, ज़्यादा टोबैको बिक रहा है, ज़्यादा सिगरेट फूकी जा रही है, तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा क्या होंगी, हमारा जो स्ट्रक्चर है GDP में वो तो इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन लोग तो बर्बाद हो रहे हैं, तो ये भी हमारा वेलफेयर नहीं है। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, ठीक है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज व्हेन पेमेंट आर मेड इन काइंड्स नॉट इन कैश। अगर मान लो पेमेंट काइंड में की जा रही है ना, मतलब जैसे कि घर दे दिया, है ना, और उसके अलावा हमको दे दिया क्या, खाना दे दिया, इसमें वर्क की जा रही, तब भी क्या होगा, GDP में ग्रोथ नहीं दिख पाएगी, है ना। तो ये हमेशा सेम नहीं होगा, है ना। नेगेटिव एक्सटर्नल्स, अब नेगेटिव एक्सटर्नल्स का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, कॉजेज नेगेटिव एक्सटर्नलिस्ट सच एज अ वाटर, एयर पॉल्यूशन, हाउसिंग प्रॉब्लम। तो बहुत सारे पॉल्यूशन भी
क्रिएट हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, वेलफेयर तो नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ हम अगली क्लास में क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड, इस पूरे यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। बाकी अब सब्सक्राइब टू चैनल, और हम एग्ज़ाम तक के पूरे इकोनॉमी को कवर करेंगे, बहुत अच्छे से आप अंडरस्टैंड करोगे, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अगले वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।